Hello everyone, so I welcome you all and today we will be going to discuss the हाईएस्ट कॉरिडोर का टेस्ट नंबर 10। कायदे से टेस्ट नंबर 10 है लेकिन इकोनॉमिक्स का ये टेस्ट नंबर 1 है, तो इस इकोनॉमिक्स के टेस्ट को हम देखेंगे। पहले इसको हम देखें इससे पहले आपको 2-3 चीज़ें बता देना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है, आप लोगों ने सुना होगा कि बुलसाई नाम की कोई चीज़ होती है। बुलसाई का मतलब होता है कि एकदम टू द पॉइंट देखना सिर्फ, और इतना ज़्यादा डेप्थ में चले जाना जितना पूछा भी नहीं हुआ है। दूसरा है बर्ड्स आई का मतलब क्या होता है कि भाई बर्ड्स आई का मतलब होता है ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखना, मतलब डेप्थ के बारे में सोचना भी नहीं। सो दैट इज़ अ बर्ड्स आई। और तीसरा होता है बफेलोज आई। ठीक है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है बफेलो आई कब होता है? जब आप सिली क्वेश्चंस में मिस्टेक कर देते हैं, तो दैट इज बिकम योर बफेलोज आई। आपको इन तीनों में से किसी भी आई को ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ ह्यूमन आई के बारे में ध्यान रखना है। और ह्यूमन आई को देखेंगे, ह्यूमन आई के हिसाब से आपको पर्सपेक्टिव से देखना है। दैट मीन्स आपको प्रैक्टिकलिटी के ऊपर चीज़ों को लिखना है। जब हम प्रैक्टिकल चीज़ों को देखेंगे तो उसके साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना है, हमेशा क्वेश्चन मार्क को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद में जो भी उसकी सिंपलेस्ट टर्म्स आपको पता है, उस सिंपलेस्ट टर्म को वहीं पर लिख लेना है। और आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही क्यों ना हो। सिंपलेस्ट टर्म को ऊपर लिख लेंगे और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वैसे तो आप लोगों ने इन टेस्ट को लगा रखा होगा, मैं बोल सकता हूं कि वीडियो को बीच में पॉज करके फिर दोबारा से देख लेना, बट आई डोंट गो इन दैट थिंग, आपको पहले से पता ही है। तो चलिए अब एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर। बाय डिफॉल्ट आपको पता है सर कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म का, है ना। लॉन्ग टर्म के क्या चीज़ें होती है? असेट्स होती हैं। ठीक है, तो हमें असेट्स की फॉर्मेशन के बारे में बात करना है। असेट की फॉर्मेशन में देखेंगे तो रिप्लेसमेंट ऑफ वोर्न आउट मशीनरीज इंक्लूडेड इन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। आपको लगेगा यार क्या पता हो क्या पता ना हो, लेकिन अब अपने बेसिक्स की तरफ लौटिए। बेसिक्स के अंदर आपने देखा है कि हम डेप्रीशिएशन को कब निकालते हैं। दिस इज योर डेप्रीशिएशन। इसे क्या बोलते हैं? हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं। डेप्रीशिएशन को हम कब माइनस करते हैं, कब एक्सक्लूड करते हैं? जब हमें नेट निकालना होता है। नेट निकालना होता है तो हम ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन करते हैं, राइट। तो क्या यहाँ पे कोई नेट वेट के बारे में दे रखा है? नहीं दे रखा, तो मतलब इट इज इंक्लूडेड। यस यार, इट इज इंक्लूडेड। हम कब इसे इंक्लूड नहीं करेंगे? जब हमें नेट निकालना होगा। क्या नेट का यहाँ पे कोई वर्ड है? नहीं है, सिंपल। तो दैट मीन्स इट इज सो सिंपल यार कि हाँ इंक्लूड होगा। देन परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट एड्स टू द कैपिटल स्टॉक। अरे यार क्या कमाल की बात कर दी आपने। सेकेंडरी मार्केट से एग्जिस्टिंग शेयर, न्यू शेयर होता तो हम देखते थोड़ा बहुत, उस पर डिबेट भी करते, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। एग्जिस्टिंग शेयर मतलब मार्केट में मान लो 100 रुपए के शेयर थे, वो किसी ने 120 रुपए के खरीद लिए, तो भाई ये कंपनी के पास थोड़ी ना आ रहा है, कंपनी के पास तो 100 रुपए ही गए हैं। ये 120, 130, 140 ये सारा वहां पे घूम रहा है मार्केट के अंदर। तो इससे कोई भी कैपिटल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, इससे कोई भी एसेट की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो हवाबाजी है मार्केट के अंदर। सो दैट मीन्स सेकंड शुड नॉट बी ट्रू, मीन्स सेकंड शुड बी फॉल्स। ठीक है सर, सेकंड को गलत कर दिया, फर्स्ट इज ट्रू, तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। सेकंड इज फॉल्स, सेकंड इज फॉल्स, सेकंड इज फॉल्स, तो बचा 1 और 3। अब थर्ड के ऊपर सारे का सारा दारोमदार है कि इन दोनों में से एक के ऊपर। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेज इज ट्रीटेड एज द कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो, आपको ये लग सकता है कि मैं इस रेजिडेंशियल हाउस के ऊपर फोकस करूं, आपको ये भी लग सकता है कि मैं इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस करूं, लेकिन जब आप देखेंगे कि फॉर्मेशन माने शुरुआत हुई है, कोई चीज बनना हुआ है। अगर आप ऑलरेडी बना हुआ घर परचेज कर रहे होते ना, तो कैपिटल फॉर्मेशन में एडअप नहीं होता, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन है, न्यूली बिल्ड है, और ये होती है वही बफेलोज आई। अगर आपने इस कंस्ट्रक्शन को मिस आउट कर दिया तो आप गलत टिक कर जाओगे। सो दैट मीन्स हाँ, कंस्ट्रक्शन, अगर किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो एसेट का निर्माण होगा, बिल्कुल होगा सर। सो आंसर ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। दैट मीन्स 1 and 3। ठीक है, नाउ लेट्स जंप टू द पॉइंट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाउस होल्ड परचेज न्यूली बिल्ड अपार्टमेंट। अगेन मजा ही आ गया है ना। इसमें क्या पूछा गया? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल माने फ्लक्चुएट नहीं कर रही है, ओके, दैट मीन्स कूल। फॉर्मेशन माने फॉर्मेशन, ठीक है। तो पहला आपको सही लग रहा है, बिल्कुल सही है सर। अभी हमने देखा था, नया अगर कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो बढ़िया है, ठीक है। देन सेकंड इज अ फर्म परचेजिंग अ शेयर थ्रू द आईपीओ। अभी हमने यहाँ पे बात किया था एग्जिस्टिंग शेयर, अभी यहाँ पे आएगा आईपीओ। अभी मान लो आप इसके ऊपर डिसाइड मत करो कि मैं अभी डिसाइड करके बैठूंगा या नहीं करूंगा, आप इसको अनडिसाइडेड छोड़ दो, मतलब पहला पक्का होना चाहिए, जहां पहला नहीं है उसे उड़ा दो। ये क्या भाई, सबसे पहले ये उड़ा दिया। देन थर्ड थिंग, अ कंपनी परचेज लैंड। कंपनी ने एक लैंड परचेज किया है। अभी ये बात आपको लगेगी कि सर लैंड है यहाँ पे, है ना, तो मतलब लैंड है तो आना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ध्यान से देखिए, फॉर्मेशन किस चीज के बारे में बात किया हुआ है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे हो रहा है सर? क्या यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है परचेज ऑफ लैंड करके? नहीं सर, लैंड परचेज करी है, कोई जमीन को लंबा खिसका के थोड़ी किया है। सो दैट मीन्स थर्ड मस्ट नॉट बी देयर। तो जहां पे थर्ड है उसे एलिमिनेट कर दो। ये हटा दिया सर, थर्ड हटा दिया, सो थर्ड मस्ट बी इनकरेक्ट।
ठीक है, तो हम कहां पर थे, वापस से परचेज लैंड होगा, नहीं होगा सर, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज का फॉर्मेशन थोड़ी ना हो रहा है। सो थर्ड इज नॉट देयर, थर्ड वाली चीजों को हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। 1 यहाँ पे भी कॉमन है, 1 यहाँ पे भी कॉमन है, 4th यहाँ पे भी कॉमन है, 4th यहाँ पे भी कॉमन है। देखते हैं 4th इज ट्रू और फॉल्स। 4th के बारे में देखते हैं, नेशनल हाईवे गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट किया है। कंस्ट्रक्ट, देखिए अब आपको लग सकता है कि सर नेशनल हाईवे भी तो लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो लैंड थोड़ी ना हमने खींच के बढ़ाई है, बनाया है सर, घर भी तो बनाया ही है ना, जमीन के ऊपर, लैंड थोड़ी ना खींची है, जमीन के ऊपर घर बनाया, जमीन के ऊपर हाईवे बनाई, दोनों बनानी एक जैसी है। तो 1 और 4 तो पक्का हो गया सर, है ना। अब सेकंड वाली की तरफ बात चलिए, कि सेकंड वाला कि अ फर्म सब्सक्राइब टू अ शेयर थ्रू एन आईपीओ, किसी ने आईपीओ खरीदा। यार आईपीओ खरीदा, आपने फिक्स्ड कैपिटल का फॉर्मेशन थोड़ी ना किया है, फिक्स्ड कैपिटल का फॉर्मेशन तो ऑलरेडी हो चुका है। मान लो ये कोई कंपनी है, कंपनी की वर्थ है 1000 करोड़ की, ये 1000 करोड़ की कंपनी तो बन चुकी है ना ऑलरेडी, अब इन्होंने शेयर किया है। ऐसा थोड़ी ना कि शेयर के दम पे कंपनी बिल्ड करेंगे, ऐसा होता तो आईएस कॉरिडोर सबसे पहले 1000 करोड़ के शेयर निकालता, है ना। तो मतलब आईपीओ खरीदो, कुछ खरीदो यार, सिंपल बात है, कैपिटल फॉर्मेशन कंपनी करती है, आईपीओ से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो दैट मीन्स सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से, मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि चीजों को डिफिकल्ट नहीं बनाना है, चीजों को सिंपल लेके चलना है। देन थर्ड थिंग, इनमें से किस चीज को हम एक्सक्लूड करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस के ऊपर, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, मान लीजिए आपके पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट है, उसके ऊपर आपने एमआरपी देखा, वो मार्केट प्राइस है आपका, उस एमआरपी को क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस, है ना। मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं, पर वो क्या, मार्केट प्राइस, मार्केट में जो प्राइस आ रहा है। इनमें जीडीपी में किस चीज को कैलकुलेट नहीं किया जाता, तो जीडीपी के लैक्यूनास के बारे में बात पूछा हुआ है। लीगल सर्विसेज, भाई बिल्कुल बिल्कुल लीगल सर्विसेज तो ऐड की जाती हैं। सर्विसेज प्रोवाइड विद इन अ हाउस होल्ड विदाउट द मार्केट एक्सचेंज, यहां पहले से बोल रहा है मार्केट में हो ही नहीं रहा है उसका एक्सचेंज, मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो एक्सक्लूड किया जाता है। जैसे मान लीजिए केयर इकोनॉमी है, वो एक्सक्लूड की जाती है भाई, प्योर जीडीपी के अंदर से आप देखभाल करते हैं, है ना, मेड वगैरह होती हैं, तो हम उन सबको क्या करते हैं, हम काउंट नहीं करते हैं जीडीपी के अंदर में, क्योंकि हम मेजर नहीं कर पाते उस चीज को। कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए जब आप काम करते हो तो दैट इज नॉन मार्केट सर्विस, वो मार्केट के ऊपर बेस्ड नहीं है। कौन, आप मेड को रखोगे और मेड को उसके बदले में तनख्वाह दोगे और मेड आगे बताएगी उसे, तो वो काउंट हो जाएगा। लेकिन जब आप फ्री में कर रहे हो काम, आपकी मम्मी ने बोला जाओ आटा चक्की से वो पिसवा के ले आओ, है ना, गेहूं को ले जाओ और पिसवा के ले आओ, तो अब आपने सिर के ऊपर रख कर गए, अगर आपकी जगह कोई और जाता तो पैसे लेता, आपने कोई पैसे नहीं लिए, बट यही है आपका, वो आपने सर्विस प्रोवाइड किया है विदाउट द मार्केट एक्सचेंज, फ्री फंड में घर वालों ने आपको एक्सप्लॉइट कर लिया। सो दैट्स व्हाई दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, दुनिया पता नहीं कैसे कैसे पढ़ाती है, कैसे कैसे याद करती है। जीडीपी डिफ्लेटर याद करना बड़ा सिंपल होता है। कैसे होता है जीडीपी डिफ्लेटर, देखो यार बड़ा मस्त बात बताता हूं। जीडीपी ऐसे चल रही थी, अपना नॉर्मल पेस से चल रही थी, इसे हम क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी। ठीक है, ये रियल जीडीपी आपका। रियल जीडीपी में अब अचानक से क्या हुआ कि ये डिफ्लेक्ट कर गई, जाना इसे ऐसे चाहिए था सीधे, लेकिन ये डिफ्लेक्ट कर गई। क्यों डिफ्लेक्ट कर गई सर, क्योंकि भाई नॉमिनल जीडीपी है ये, दिस इज योर नॉमिनल जीडीपी। क्यों डिफ्लेक्ट कर गई, क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया सर, इन्फ्लेशन की वजह से आपका जीडीपी बढ़ गया, है ना। सो दैट इज योर नॉमिनल जीडीपी। अब जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालते हैं, सिंपल है यार, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय में रियल जीडीपी, ये बन गया नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय में रियल जीडीपी। पता नहीं इसको क्यों इतना मतलब याद करके रट्टा मार के रखना पड़ता है, नहीं मारना ना रट्टा, बिल्कुल नहीं मारना किसी भी चीज का। अब देखते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट था, इसको देखते हैं। इट रिफ्लेक्ट द प्राइस चेंज डोमेस्टिकली, अरे बिल्कुल सर, इन्फ्लेशन आ रहा है, बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है ना। सो फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेकंड, इट इंक्लूड द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड कंज्यूम्ड। अब एक दफा के लिए मान लो इसको, है ना, कि कर भी सकता है सर, भाई जीडीपी को ध्यान दो ना, डिफ्लेटर को भूल जाओ, जीडीपी को ध्यान दो। जीडीपी क्या है, जीडीपी होता है C प्लस G प्लस I प्लस वो X माइनस M, है ना, कि मतलब एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे, इंपोर्ट को माइनस करेंगे। इंपोर्ट को क्या करते हैं, जीडीपी के फॉर्मूले में माइनस करते हैं। अगर हम इंपोर्ट को माइनस कर रहे हैं, इसने तो बोल रखा है इंक्लूड करते हैं, अरे ये तो जीडीपी के ही अगेंस्ट में हो जाएगा, तो जीडीपी डिफ्लेक्टर की तो बाद की बात है। सो दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। थर्ड की तरफ चलते हैं। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी इनटू द रियल जीडीपी, अरे भाई बिल्कुल, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। सो सिंपल सी बात है, फर्स्ट एंड 3 कहां पे दिख रहे हैं, ए, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट फोर्थ का। फिफ्थ की तरफ में चलते हैं। कीनेशियन थ्योरी में बोलता है कि अगर मान लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा। हर चीज को सिंपल तरीके से देखते हैं, यहां पे कोई ऐसा मतलब लोड नहीं लेते दिमाग के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके देखो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मान लो सेविंग के से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। मान लेते हैं आपके पास में पहले 100 रुपए थे और आपने सेव किए
सेव करते थे आप 10 रुपए और मार्केट में फेंकते थे 90 रुपए। दैट मीन्स मार्केट 90 रुपए से बहुत बढ़िया चल रही थी, आप इकलौते ही बंदे थे। अब आपने क्या बोला कि आपने बोला कि सर मैं 100 रुपए कमाता हूं, लेकिन अब आज से मैं अपने 7 पीढ़ियों के लिए सेव करूंगा 10-10 रुपए, 70 रुपए सेव करूंगा, मार्केट में फेंकूंगा सिर्फ 30 रुपए। तो मार्केट कम हो गई, मार्केट में मल्टीप्लीकेशन कम हो गया है ना, पैसा हाथ में से घूमेगा नहीं। सो यहां पे क्या हो रहा है, आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है, डिक्रीज इन मनी मल्टीप्लायर, इंक्रीज इन मल्टीप्लायर वैल्यू। अरे बाप रे, ये तो गलत है भाई, इंक्रीज कैसे हो जाएगा? आपने मार्केट से पैसा ही पुल कर लिया, बहुत सारे लोगों ने पैसा सेव करना शुरू कर लिया, सेविंग शुरू कर दी, तो मार्केट में कम पैसा जाएगा। देन सेकंड इसमें क्या आएगा, देखें कुछ, डिक्रीज इन मल्टीप्लायर वैल्यू। ऑफ कोर्स यार, डिक्रीज इन मल्टीप्लायर वैल्यू, अभी तो देखा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन होता है यार। तो ये क्या है, 5 का आपका ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन 6th इज योर इन्फ्लेशन, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। चाहे ये इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, आपने बेसिक एक बार कर लिया ना, उसके बाद जीवन में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के दम पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट करता है कि जो प्राइस चेंजेस फेस्ड करता है हाउस होल्ड की बजाय आप इकलौते को लगा लो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है भाई, मान लो जो कंज्यूमर को पड़ता है, पार्ले जी के बिस्किट का पैकेट कंज्यूमर को 5 रुपए का पड़ता है, ठीक है, 6 रुपए का पड़ता है, ठीक है, 7 रुपए का पड़ता है, ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है, दैट इज कंप्लीटली ओके, इसमें कोई है ही नहीं दिक्कत वाली बात। देन सेकंड, WPI असाइन द हाईएस्ट वैल्यू टू द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। अब ये याद करने वाली बात है, ये याद करने वाली बात है। पहले पहला जिसमें नहीं है उसको काट देते हैं, बिल्कुल ये याद करने वाली बात है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि WPI है, WPI के अंदर हाईएस्ट वेटेज दिया जाता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को, ठीक है। वैसे अगर मैं आपको रियल में बताऊं तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट आते हैं सबसे मतलब पहले हाईएस्ट वेटेज के ऊपर, देन सेकंड प्राइमरी आर्टिकल्स आते हैं, और फिर आफ्टर द प्राइमरी आर्टिकल्स देयर इज फ्यूल एंड पावर। इनका वेटेज होता है नियरली आपका 64% के आसपास में, इनका वेटेज होता है 23% के आसपास में, और इसका वेटेज होता है बचा कुचा 13% 14% इनका वेटेज बचता है। तो सबसे हाईएस्ट वेटेज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को दिए गए हैं, ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को दिए गए हैं, ये याद करना पड़ेगा। ये लॉजिक के दम पे आप नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि प्राइमरी आर्टिकल आपको ऐसा लगेगा प्राइमरी माने प्राइमरी नहीं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स को ज्यादा वेटेज दी गई है। देन GDP डिफ्लेटर इज रिलीज्ड एट हायर फ्रीक्वेंसी देन CPI। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक याद। वैसे तो मैं इसको बता देता हूं आप लोगों को कि अंडरस्टैंड दिस। जब आप हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ CPI के बारे में नोटिस करोगे तो भाई देखो यहाँ पे क्या है, GDP डिफ्लेटर। वैसे तो मैं आपको बताऊं तो GDP डिफ्लेटर है, GDP डिफ्लेटर टन लिख दिया है ना, GDP डिफ्लेटर। स्पेलिंग के ऊपर मत जाना, भावनाओं के ऊपर जाना। तो जैसे ही आपने GDP डिफ्लेटर को देखा तो सिंपल बात है कि सर GDP डिफ्लेटर वो लेट में पब्लिश किया जाता है। कुल मिला के अगर बात करूं तो ये या तो क्वार्टरली पब्लिश किया जाता है, या फिर एनुअली के हिसाब से कभी कभी रिलीज कर देते हैं, नॉट अ फिक्स्ड थिंग। लेकिन CPI जो है वो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो रेगुलरली रिलीज किया जाता है, दैट इज हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो जो ऑप्शन आपका 3 है वो ऑप्शन आपका 3 गलत है, C करेक्ट होगा। लेकिन अब आपको लॉजिक बताता हूं इसके पीछे का, लॉजिक देखते हैं यार। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर को कितने का प्राइस पड़ रहा है। जब भी आप प्राइस देखोगे तो क्या आप GDP कैलकुलेट करोगे? ऑफ कोर्स यार, आप GDP कैलकुलेट करोगे। आप GDP तभी तो कैलकुलेट कर पाओगे ना, तभी तो आपका CPI होगा। तो जब आप GDP कैलकुलेट कर रहे हो तब आप रियल GDP देख रहे हो, इन्फ्लेशन के दम पे आप नॉमिनल GDP देख रहे हो, दोनों को ही तो देख रहे हो, ठीक है। सो आप सोचिए, GDP पहले, यहां पे आपका CPI पहले प्राइस के दम पे GDP कैलकुलेट होगा ना। सोचिए, प्राइस के दम पे तो GDP कैलकुलेट होगा, सारे के सारे प्रोडक्ट की प्राइसेस जोड़ देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट है ना, द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डेफिनेशन याद है, द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस ऐड होगा तभी तो GDP डिफ्लेटर निकलेगा। तो ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है कि GDP डिफ्लेटर पहले निकाल दिया, वो बार बार निकाल रहे हो, लेकिन CPI लेट निकाल रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। और एक और लॉजिक लगाते हैं इसमें सिंपल सा, कि भाई जो CPI है वो रेगुलरली निकालना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा RBI है, RBI इन्फ्लेशन को फॉलो करता है, इन्फ्लेशन इन द CPI, RBI CPI के इन्फ्लेशन को फॉलो करता है, 4 + -2, उसको मेंटेन में रखना होता है। तो सीधी सी बात है, जब RBI ने अपने आपको CPI के टाई कर रखा है तो CPI टाइम पे निकालना पड़ेगा। GDP डिफ्लेटर बाद में निकले कोई फर्क नहीं है, GDP डिफ्लेटर किसी चीज के साथ टाई अप नहीं है, सिंपल। तो इस वजह से आपका थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स इतना मजेदार सब्जेक्ट है भाई, इसके अंदर आप किसी भी चीज को कहीं से रिलेट कर लो, लिंक करना आना चाहिए, बस आपको लिंक करना आना चाहिए। अपने ब्रेन को ये बोलना है कि भाई मुझे सिर्फ इसी को ध्यान में नहीं रखना,
मुझे सिर्फ इसी को ध्यान में नहीं रखना जो मेरे सामने लिखा हुआ, आप कहीं से भी रिलेट करके देखिए। यहां से क्या सिंपल बता रहा है कि जीडीपी डिफ्लेटर की ज्यादा वैल्यू है सीपीआई से, ये बताने की कोशिश कर। अरे बाप रे, जीडीपी डिफ्लेटर की कहां से वैल्यू हो गई? आरबीआई सीपीआई को फॉलो करता है। सीपीआई मतलब प्रोडक्ट की प्राइस के दम के ऊपर ही जीडीपी निकाला जाता है, नॉमिनल जीडीपी भी वही होता है। तो यार सिंपल सी बात है ना? करेक्ट पूछा हुआ है, सो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये तो सबको पता है कि भाई रॉ मटेरियल महंगा हो गया। चाय की दुकान पे गए, पहले 5 रुपए की चाय मिलती थी, अब 10 रुपए की चाय मिलती है। आपने बोला भैया महंगाई क्यों कर दी? बोलता भैया चाय, चीनी है ना, गैस का सिलेंडर सब महंगा हो गया। दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इससे क्या होगा? देखिए, इसका पूछा गया है कि कौन सा बेस्ट सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है। अगर ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, अब तेल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, महंगाई बढ़ गई। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी। सिंपल सी बात है। अब इसमें इनको एक्सप्लेन करने की नीड भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से भी गिरे हुए हैं ये ऑप्शंस, है ना? प्लीज डोंट थिंक मी एज अनप्रोफेशनल, आई कैन गो विद एकदम प्रोफेशनल चीजों के साथ में, बट यू नो वी आर द एस्पिरेंट। अनलेस एंड अंटिल वी थिंक इन द प्रैक्टिकल जोन, वी वोंट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड द सिचुएशन इन एग्जामिनेशन। फिर हम नहीं देख पाएंगे, फिर हम अपनी मर्जी से कुछ भी लगा देंगे, लेकिन हर चीज का कॉम्प्रिहेंशन देखिए, ठीक है? हमें फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करना। फिस्कल डेफिसिट क्या होती है भाई? फिस्कल डेफिसिट होती है एफडी। फिस्कल डेफिसिट होती है आपका टोटल रिसिप्ट, ठीक है? सॉरी, टोटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, प्लस में रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना? रेवेन्यू रिसिप्ट और प्लस में आपका कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में से हम माइनस करेंगे बोरोविंग। ये होता है आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट निकालते कैसे हैं? उसके लिए यार एक लंबा चौड़ा, मतलब एकदम बेसिक कंसेप्ट है, बट दैट वुड टेक अ लॉन्गर टाइम। सो जो एस्पायरॉन वाले हैं या मोक्षा वाले हैं उनको पता है। दैट इज, ये याद करने की भी जरूरत नहीं होती, सिंपल होती है कि रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस में कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में से हम क्या बोलेंगे? बोरोइंग घटा देंगे। वो मैंने एक बताया था कि मान लीजिए आप लोगों से आपके पिताजी ने घाटा पूछा, तो आपने बोला कि 100 रुपये आपने भेजे थे पिताजी, और मैंने, है ना, 100 के 100 रुपये वेस्ट कर दिए। दैट मीन्स अब 0 बचा है मेरे पास। लेकिन फिर आपने बोला कि मेरे पिताजी को बेवकूफ़ बना सकता हूं, और आपने 100 रुपये भेजे थे, आपने 120 रुपये का उधार ले लिया, तो टोटल कितने हो गए? 220 रुपये। और अब आपने क्या किया? 100 रुपये खर्च कर दिए। दैट मीन्स अभी कितने बचे? 100 रुपये। पिताजी कॉल करेंगे तो आप क्या बताओगे? ये 100 रुपीज़ मेरे पास अभी रिमेनिंग है। पिताजी बड़े खुश हो जाएंगे। तो ये धोखेबाजी है ना? ये धोखेबाजी है, क्योंकि आपने बोरो किया है। बोरो डज नॉट शो यू द ट्रू पिक्चर। तो यहाँ पे बोरोइंग जो है वो ट्रू पिक्चर को शो नहीं करती, तो बोरोइंग को माइनस कर देते हैं। एनीवे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसको ओवर द टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बिल्कुल सर, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल बोरोइंग, सॉरी, टोटल आपका रिसिप्ट है, टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, माइनस के बोरोइंग। बिल्कुल सही, है ना? देन इट इंडिकेट द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट जितना भी आया वो बोरोइंग रिक्वायरमेंट को दिखाता है। बिल्कुल हाँ जी, दिखाता है। इट इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द पास्ट डेट। बिल्कुल सही, ये पास्ट डेट के इंस्ट्रूमेंट को भी दिखाता है। सो 3 के इंटरेस्ट पेमेंट को भी दिखाता है। सो ऑल 3 आर करेक्ट। ये वैसे डायलॉग बाजी के साथ में मैंने याद करवाया। अगर आपको डाउट हो तो फिर से एक बार पूछ लेना। मैं ये डेफिसिट की एक वीडियो बना देंगे अपन यूट्यूब के ऊपर, बढ़िया वाली, जिसमें आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बिना याद के लॉजिकल तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर लोगे, और हार्डली 10 सेकंड लगेंगे इसके अंदर, ठीक है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर रिप्रेजेंट द इनकम इनइक्वालिटी। अब ये तो भाई बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट है, देखने वाली बात है। ये सीधा गिनी कोफिशिएंट के ऊपर जाओ, टिक करो कि ये इनकम इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। गिनी कोफिशिएंट का चार्ट भी बनता है आपका ऐसा करके, ठीक है? ये होती है आपकी प्योर इक्वालिटी, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ इनकम, परफेक्ट इक्वालिटी। यह है परफेक्ट इक्वालिटी। लेकिन जब आप इनइक्वालिटी को फाइंड आउट करते हो तो लॉरेंज कर्व बनता है यहाँ पे। ये रहा आपका इनइक्वालिटी वाला कर्व, और ये आता है आपका मान लीजिए टोटल जो भी एरिया है, ये है आपका ए, ये है आपका बी। अभी हम यहाँ पर हैं क्योंकि इनइक्वालिटी है, हमें इक्वालिटी के लिए इस कर्व को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो गिनी कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल होता है, ए डिवाइड बाई में ए प्लस बी। सिंपल है, ए डिवाइड बाई में ए प्लस बी, तो आपका क्या निकल जाएगा? लॉरेंज कर्व निकल जाएगा, ठीक है? सॉरी, आपका ये गिनी कोफिशिएंट निकल जाएगा। अब देखो गिनी कोफिशिएंट के अंदर है ना 0 और 1 वाला कंसेप्ट भी देखने को आता है। 0 1, कई बार आपको लगता है 1 इक्वालिटी होता है, 0 इक्वालिटी। अरे सिंपल बात है यार, चीजों को बोल कर देखो, है ना? बोल कर देखते हैं। चलिए, अगर मैं कहूं कि ये 2 पर्सन है, उनके बीच में 0 डिफरेंस है, दैट मीन्स परफेक्ट इक्वालिटी। दैट मीन्स परफेक्ट इक्वालिटी, ठीक है? 0 इज इक्वालिटी, देन 1 मीन्स इनइक्वालिटी। मतलब एक ही पर्सन के पास सब कुछ है और बाकी सब पर्सन के पास कुछ भी नहीं है। तो सिंपल बोल के देखोगे ना, चीजें आसान हो जाएंगी। प्रैक्टिकलिटी, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रैक्टिकलिटी। चलिए, ओके, सो अब हम देखेंगे यहाँ पे M3 M1 के बीच का फंडा
कि M1 M3, इसके लिए आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग और बेसिक नॉलेज रखोगे उससे भी सॉल्व हो जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए M1 को देखते हैं। M1 होता है भाई मतलब नैरो मनी, है ना, ये तो आप लोगों को पता होगा। M3 होता है ब्रॉड मनी। ठीक है, ब्रॉड मनी मतलब ज्यादा चीज ऐड होगी, तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो M3 में ऐड होगा लेकिन M1 में ऐड नहीं होगा। M1 में क्या ऐड नहीं होता, सिंपल सोच के देखो, M1 के अंदर क्या ऐड नहीं होता? पोस्ट ऑफिस ऐड होता है? नहीं सर, पोस्ट ऑफिस ऐड नहीं होता। इसके अंदर बैंक का एफडी वगैरह ऐड होती है, बैंक की एफडी भी ऐड नहीं होती। ये एफडी वगैरह क्या होता है? टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट भी ऐड नहीं होता। ये टाइम डिपॉजिट क्या फंडा होता है भाई? देखो कंसेप्चुअली बिल्कुल आसान है। टाइम डिपॉजिट माने एक टाइम के बाद ही जाके आप पैसा निकाल सकते हो, उससे पहले नहीं निकाल सकते। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? आपने डिमांड किया, तुरंत आपके डिपॉजिट में से निकाल के दे दिया। टाइम डिपॉजिट मतलब आप डिपॉजिट में से निकाल सकते हो लेकिन आफ्टर अ टाइम। तो एफडी इंक्लूड नहीं होती। तो इसके अंदर आपको कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल सर, टाइम डिपॉजिट विद बैंक। टाइम डिपॉजिट विद बैंक इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है लेकिन M3 के अंदर इंक्लूड होता है। एज सिंपल एज दैट भाई, बिल्कुल बच्चों वाला चीज है। अब इसमें वो इमेज को ध्यान नहीं रखना कि ये वो ऐड करेंगे वो ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बच्चों की तरह जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ चलेगा। चलिए नेक्स्ट कंसिडर करेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द इंक्रीज इन लाइकली टू बी आउटकम ऑफ द इंक्रीज ऑफ पॉलिसी रेपो रेट। पॉलिसी रेपो रेट, इनमें से अगर हम पॉलिसी रेपो रेट को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? रेपो रेट क्या होता है भाई? रेपो रेट क्या होता है? पॉलिसी रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है जब बैंक जो है, इधर अपन बैंक लगा लेते हैं और इधर अपन RBI लगा लेते हैं। RBI बैंक को इंटरेस्ट देता है और RBI बैंक को लोन देता है। ये इंटरेस्ट रेट सेठ जी हैं, हमारे RBI वाले सेठ जी साहब हैं। मेरी थोड़ी सी अंडर वो हैंड राइटिंग को थोड़ा सा भूल जाना क्योंकि अभी ठंड बढ़ रही है। सो RBI के मान लो यहाँ पे 2% पे पहले ब्याज देता था, अब इन्होंने बोल दिया कि 7% पे ब्याज देंगे, तो क्या होगा? रिडक्शन ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, बिल्कुल ठीक है, 7% पे बैंक आएगा ही नहीं RBI से लोन लेने के लिए। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, बिल्कुल यार, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो गई है। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अब आपको लगेगा यार ये तगड़ा फंडा है, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये तो कहां से घूम के आ गई बात। देखते हैं भाई, अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का एक मस्त फंडा बताता हूं आपको, सिंपल अंडरस्टैंडिंग से याद रखने का, हमेशा से ऐसे याद रखते हैं। मान लीजिए यहां पे है 100 रुपीज इज इक्वल टू $1। ठीक है, अब सोचिए अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन को मम्मी के साथ रिलेट करके याद रखना है। एक सिंपल एनालॉजी बताता हूं। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए और आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप $1 लेके आओगे, तो ये और मम्मी का फेस कैसा होगा? आपकी मम्मी का फेस ऐसा होगा कि हाँ क्या तीर मार दिया, मुझे तो पता ही था। अब मानते हैं, अब आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए, आप मार्केट में दौड़े दौड़े गए, आपने बोला कि यार मेरे को डॉलर दे दो, और आप बदले में डॉलर लेके आए $2 आप लेके आए बदले में, $2 आप लेके आए, तो आपकी मम्मी क्या बोलेगी? हाय मेरा बेटा इतना बढ़िया कि भाई 100 रुपए दे के गया था, $2 लेके आया है। ओके, दैट मीन्स एक्सचेंज रेट क्या हो गया यहाँ पे? 100 रुपीज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एक्सचेंज रेट हो गया 50 रुपीज इक्वल टू $1। तो दैट इज योर अप्रिसिएशन। अब बात करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में आपकी मम्मी बहुत दुखी हो जाएगी। क्यों? सपोज मान लो आपको 100 रुपए दे के गए और अब वापस में आधा फटा $1 का नोट लेके आए, मतलब आप $1 भी नहीं लेके आए, $0.5 लेके आए। दैट मीन्स अगर 0.5 के बदले में 100 हैं तो $1 के बदले में कितने रुपए लेके आओगे? 200 रुपए लेके आओगे $1 के बदले में। दिस इज योर डेप्रिसिएशन। कभी भी अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के अंदर नहीं बेवकूफ बनोगे। अप्रिसिएशन, ये आपका अप्रिसिएशन और ये है आपका डेप्रिसिएशन। मस्त है ना, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं कि सर हमें क्या करना है। मार्केट में क्या हो रखा है? मार्केट में खूब सारा पैसा पड़ा है। अगर हमने इस पैसे को निकाल लिया, अगर हमने मार्केट में ये हाल है, अगर हमने इस पैसे को निकाल लिया तो कितने बच जाएंगे? 100 रुपीज इज इक्वल टू $1, है ना। फिर और पैसा निकाल लिया इसमें से, तो मतलब कितना बच जाएगा? 50 रुपीज इक्वल टू $1, है ना। दिस इज योर अप्रिसिएशन ना। ये यहां से यहां पे, यहां से यहां पे अप्रिसिएशन ही तो हो रहा है। दैट इज योर अप्रिसिएशन। अगर इस करेंसी के मुकाबले में देखें तो देखिए ना, पहले आपकी मम्मी ने $200 दे दी थी, एक लेके आए, अब आप $100 के बदले में ही $100 के बदले में ही $1 लेके आ रहे हो। सिंपल बात, आपकी मम्मी खुश हो जाएगी। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस इज योर अप्रिसिएशन। विद रिस्पेक्ट टू दिस इज योर अप्रिसिएशन। अब देखिए हमने क्या देखा कि यहां पर RBI ने जब पॉलिसी रेपो रेट इंक्रीज किया तो मार्केट में पैसा डाला कि कम किया? RBI ने पहले ₹2 पे देता था, ₹2 सैकड़ा पे, अब ₹7 सैकड़ा पे दे रहा है, मतलब कि अब मार्केट से पैसा कम कर रहा है। दैट मीन्स इज इट अप्रिसिएशन? डैम, इट इज अप्रिसिएशन। अगर RBI ऐसा करता है तो इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर। यस, सो ऑप्शन वुड बी सी। 11 का आंसर आ जाएगा सी। चलिए अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्चुअलिटी बता देता हूं आपको। दो तरह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, मतलब दो तरीके का है। बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालने के लिए हम देखते हैं करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर 3 चीजें आती हैं आपकी, गुड्स,
दूसरा आती है आपकी सर्विसेज, और तीसरा आता है आपका ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट होता है रेमिटेंसेज वगैरह, ट्रांसफर पेमेंट। अब देखिए गुड्स को जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को माइनस करते हैं तो हमारे सामने निकलता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये निकलता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। सर्विसेज के अंदर जब हम देखते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को तो निकलता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल। अभी एक बात और ध्यान से देखना आप लोग कि हम जब भी इन चीजों को देखते हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हम तो कैलकुलेट करते हैं सिर्फ गुड्स को, लेकिन जब आईएमएफ कैलकुलेट करता है ना तो वो इन गुड्स और सर्विसेज को भी कैलकुलेट करता है। आईएमएफ का फंडा है इन दोनों चीजों को कैलकुलेट करना, हम सिर्फ गुड्स के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड को देखते हैं। चलिए अब यहां पे देखते हैं करंट अकाउंट डेफिशिएट। करंट अकाउंट के अंदर डेफिशिएट चल रहा है भाई कि मतलब हमें देना ज्यादा है और आ बाहर से कम रुपए रहे हैं हमारे पास। इसका मतलब क्या दिखाता है कि इस करंट अकाउंट के अंदर डेफिनेटली इट शो है ट्रेड डेफिशिएट। अरे भाई ट्रेड डेफिशिएट की बजाय ये भी तो शो कर सकता है ना यार। आपने जब देखा कि करंट अकाउंट डेफिशिएट, करंट अकाउंट के अंदर तो दोनों चीज ऐड होती है ना, गुड्स भी ऐड होता है, आपका सर्विसेज भी ऐड होता है, लेकिन इसमें सिर्फ ट्रेड डेफिशिएट के बारे में बता रखा है। नहीं सर, फिर ये भी तो होगा। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। देन स्टेटमेंट 2, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का सरप्लस। मान लो कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है, ठीक है, हमारे पास ज्यादा पैसा आ गया, अंधा पैसा आ गया, ठीक है, उससे हम करंट अकाउंट डेफिशिएट को फुलफिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यार। हमारा पैसा और हम लोन क्यों लेंगे बाहर से जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था। तो सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। चलिए अब 13 की तरफ चलते हैं। स्टैगफ्लेशन, बड़ा आसान है स्टैगफ्लेशन को याद करना। स्टैगफ्लेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बना है स्टैग्नेशन, बीवेयर विद माय स्पेलिंग, और दूसरा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन माने महंगाई होगी, इन्फ्लेशन। मान लीजिए आप लोग अब बचपन में या अभी भी ऐसा बोलते हो कि डायलॉग मारते हो ना कि भाई और भाई क्या हाल है, तो बोलते हैं वही अड्डी वही हाल है, मतलब कि जॉब लग नहीं रही, कुछ इंप्रूवमेंट हो नहीं रही लाइफ में, तो स्टैग्नेशन है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बरकरार है लेकिन महंगाई बहुत तगड़े से बढ़ रही है। अब देखते हैं ये चीज कहीं पे मिलती है, हायर इन्फ्लेशन विद कंबाइंड विद द स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, एज सिंपल एज दैट। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन 14th की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आपके मॉनेटरी पॉलिसी का? तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए तो भाई आपके ओपन मार्केट ऑपरेशन और एसएलआर ही है, तो सेकंड एंड थर्ड भाई एमआरपी, ये तो एमएसपी है। एमएसपी तो किसानों के लिए होता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी ना, इट्स अ पार्ट ऑफ अ फिस्कल पॉलिसी, है ना। सो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है, तो ओनली ये तो बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। देन पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड प्राइमरली बेस्ड ऑन, पॉवर्टी लाइन को किस चीज पे बेस करते हैं? तो मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने गलती की होगी उन्होंने मिनिमम कैलोरी इनटेक लगाया होगा, दैट इज रॉन्ग। ये पहले हम यूज किया करते थे कैलोरी इनटेक को, रंगराजन कमेटी के समय पे, और उससे भी पहले तेंदुलकर कमेटी के समय पे, और उससे भी पहले हम यूज किया करते थे। अभी नीति आयोग कैलकुलेट करता है पॉवर्टी लाइन को, और मजे की बात बता दो, नीति आयोग ने 2011 के बाद से पॉवर्टी लाइन पब्लिश नहीं किया, ठीक है। तो अभी नीति आयोग देखता है HECS के बेसिस के ऊपर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कंजम्पशन सर्वे, इस चीज को देखता है। तो कंजम्पशन को देखता है, हाउस होल्ड इनकम को नहीं देखता, हाउस होल्ड कंजम्पशन को देखता है, ठीक है। सो इसे कैलकुलेट कौन करता है? एनएसओ इसे इसका डाटा लेके आता है, फिर कैलकुलेट नीति आयोग को करना होता है। सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, सो ऑप्शन सी 15 का सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन 16, इनमें से कौन सा इंक्रीज होगा? विल इंक्रीज द नॉमिनल जीडीपी बट नॉट द रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को इंक्रीज करेगा, रियल जीडीपी को नहीं। तो नॉमिनल और रियल में एक ही चीज का फर्क है भाई, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमें इनमें से किसमें देखने को मिलेगा, इसे देखने। इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, नहीं भाई इन्फ्लेशन है ही नहीं इसमें, टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लेशन की बात ही नहीं है। फिर नेक्स्ट है राइज इन जनरल प्राइस ऑफ लेवल, हो गया बात खत्म, 16 का सी। देन 17 का एंजल्स लॉ के बारे में बात करते हैं। एंजल्स लॉ क्या है? एंजल्स लॉ यही बात बताता है जो नीचे लिखी हुई है, दैट मीन्स कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका एक्सपेंडिचर फूड के ऊपर डिक्लाइन होता जाता है एज योर इनकम इंक्रीजेस। जैसे मान लीजिए अभी कोई राशन है, मान लो 10,000 आपकी तनख्वाह है, तो राशन कितने का आता होगा? 5,000 का। मान लीजिए 1 लाख रुपए तनख्वाह है, तो राशन कितने का आता होगा? 20,000 का। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना निकलेगा? 50%। ये निकालेंगे कितना निकलेगा? 20%। तो भाई कम हो गया ना एक्सपेंडिचर प्रपोर्शन के अंदर, बट एब्सोल्यूट नंबर में भले ही बढ़ा है लेकिन वैसे कम हो गया। सो दैट्स बिल्कुल ठीक है। एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर ऑन फूड नेसेसरली डिक्लाइन। अरे एब्सोल्यूट भाई लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे खाने के ऊपर, लेकिन प्रपोर्शन टू देयर इनकम वो कम हो जाएगा, है ना। तो पैसा तो ज्यादा ही खर्च किया है, 20,000 का लेके आने लगे। सो सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, करेक्ट पूछा हुआ है, सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट चलते हैं 18 के अंदर। इनमें से कौन सा प्योर पब्लिक गुड है? इनमें से स्ट्रीट लाइटनिंग भाई प्योर पब्लिक गुड है। क्यों स्ट्रीट लाइटनिंग प्योर पब्लिक गुड है? क्योंकि स्ट्रीट लाइटनिंग के अंदर आपको 2 कंडीशंस देखने को मिलती हैं। पहला, आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एक्सक्लूड। सेकंड, आप इसके अंदर इट इज नॉन राइवलरस इन नेचर,
नॉन ट्राइवलरस, नॉन ट्राइवलरस का क्या मतलब होता है कि कंपटीशन नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। सो इट इज नॉन ट्राइवलरस, सबको मिलती है भाई लाइट, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि एक पर्सन को कम यूज करने को मिला। मान लो पार्क के अंदर जो पहले पहुंचा उसने बेंच पकड़ के बैठ गया वो वहां पे, ठीक है, अब वहां पे कोई दूसरा थोड़ी ना बैठ सकता है। लेकिन स्ट्रीट लाइट के अंदर तो वो तो हर जगह पड़ेगी, जहां पे पड़ेगी वहां पे पड़ेगी, सिंपल बात है। सो 18 का ऑप्शन सी। 19 के बारे में बोला गया कि पॉजिटिव इफेक्ट कौन सी चीजें देती है। पॉल्यूशन, गलत है भाई। देन मैसिव मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम, बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन 20th की तरफ में चलते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर इज लेस देन 1। जीडीपी डिफ्लेटर, अब देखो फिर से वही बात आ गई भाई, जीडीपी डिफ्लेटर लेस देन 1 है, मतलब कि अब डिफ्लेशन, अब प्राइस हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है। जीडीपी डिफ्लेशन इज लेस देन 1, मतलब प्राइस जो है वो कम आता जा रहा है। सो डिफ्लेशन रिलेटिव टू द बेस ईयर, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट थिंग कि भाई बेस ईयर के मुकाबले में प्राइस कम हुआ है, डिफ्लेशन हुआ है, ठीक है। देन डिसइन्वेस्टमेंट के